बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पीएम ने कहा कि किसी को भी बाबा साहब के संविधान को कुचलने नहीं देंगे। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। तो यह था प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की एक पुरानी वीडियो दिखाया और किस तरह से वो मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे। और क्या कुछ कहा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक वक्त में, वो भी आपको दिखाते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, पूरा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये जो एक पूरे चुनाव में जब बात विकास की हुई, जैसे एक शुरुआत होती तो सभी कहते हैं कि विकास की बात करते हैं, और इस तरह की बातें आती हैं सामने कि कहीं भी जब बातें इस तरह की सामने आती हैं, और ये होता है कि मैं एक बार फिर से अपनी बात कहता हूं कि जब चुनाव आता है और तब ये कहा जाता है कि जो पूरा इलेक्शन का एजेंडा है वो विकास के इर्द गिर्द चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता है वैसे वैसे तमाम दूसरी बातें आने लगती हैं। ये जो चुनाव में आया, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इस एजेंडे को किस तरह से देखते हैं, और ये पूरा मामला आखिर आया कहां से? निखिल, आप कहें तो इस बार का जो चुनाव है उसकी एक खासियत अगर आप ये देखें, आरोप प्रत्यारोप तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव मैदान में जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं तो ये आम बात है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो डुप्लीकेसी है पॉलिटिक्स में, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से एक्सपोज किया है। वो एक्सपोज इस तरह से किया है कि आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं और सेकुलरिज्म को एक तरह से आप संविधान की थाती बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो एक्शन होता है वो एक्शन, वो लोग उसको, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, वो सीधे सीधे ये बात कह रहे थे कि एक इकोसिस्टम भी है यहाँ, जो उस सिस्टम में इस बात को कभी लोगों के सामने में आने नहीं दिया। हर बात को एक तरह से उसके सेकुलरिज्म के नाम पे उसको किस तरह से ये खेल खेला जा रहा था कि आज आप ये देखिए कि शायद लोगों के इस दिमाग में, हमारे जनरेशन के लोग या उसके बाद की जो पीढ़ी है उसके दिमाग में, जहन में ये बात नहीं होगी कि मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कि मुसलमानों का, देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का होगा। क्यों राहुल गांधी ने 10 से 11 साल पहले अपने इस मीटिंग में, जो इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी, उसमें कह रहे थे कि कोई नहीं आज तक दिला पाया मुसलमानों को आरक्षण, ये हम देंगे। और कैसे ये कर्नाटक में आप ये देखिए कि सारे मुस्लिम जातियों को ओबीसी के साथ कैटेगरी में डाल के उनको आरक्षण दिया जाने लगा, कैसे केरल में ये आरक्षण दिया जाने लगा, कैसे वेस्ट बंगाल में दिया जाने लगा। तो ये हम लोग कभी इस चीज को, कभी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं नहीं हुई। ये इस देश में इस इलेक्शन ने एक ये कमाल का काम किया है कि जब आपने संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में का नैरेटिव किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपके इस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के इस इमेज को एक तरह से उन्होंने जनता के बीच में ला दिया है कि संविधान खतरे में किस वजह से हुई है। ये चीजें लोगों के सामने में अब है कि क्या आप जिस बात के लिए आरक्षण कर रहे हैं, जो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, फिर भी अगर आप बैकडोर से इस आरक्षण की बात करते हैं तो क्या संविधान खतरे में नहीं आती? ठीक है। और ये सारी चीज करने के बाद निखिल, मैं सबसे एक लास्ट लाइन इसमें जोड़ता हूं कि जो त्रासदी है वो देखिए कि 5वें चरण के मतदान होने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है। लेकिन उस जीत के साथ में अगर हम ये देखें कि कौन सा ये दावा उनका कितना परफेक्ट और लोगों के बीच में किस तरह से, आज अभी देखिए कि आजमगढ़ में अखिलेश जी के रैली में जिस तरह से वहां कार्यकर्ताओं ने भगदड़ मचाई है, एक एक कार्यकर्ताओं ने वहां जो लगे हुए लाउड स्पीकर को तोड़ के सारे कार्यकर्ता एक तरह से दौड़ के मंच पे जाते हुए, ऐसा ही सीन कुछ हम लोगों ने देखा था प्रयागराज में, ऐसा ही हमने देखा था संत कबीर नगर में। तो क्या ये भगदड़ जो आप जिसको कहते हैं, और अखिलेश यादव इसका नैरेटिव देते हैं और वो बताते हैं कि ये जो भगदड़ है वो लोगों का जोश है, और ये जो है वो एक जीत का, आप समझिए कि ये पीडीए जो है वो लोगों का जो एक उत्साह है वो एनडीए को हरा रहा है, ये जोश दिख रहा है। तो क्या यही भगदड़ या यही जो आपका कार्यकर्ताओं का जो ये आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट इनडिसिप्लिन एक्ट आप टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी को लेके आप देश बदलने की बात कर रहे हैं। ये चीजें आप यूपी में देखिए कि अमूमन हर सपा की रैली में ये हो रही है। कौन सा ये आप देखिए कि किस टीवी स्क्रीन पे आपने इस तरह की बहस देखी होगी कि क्या यही लोकतंत्र हम लाने जा रहे हैं? हर कार्यकर्ताओं को अगर वहां का नेता इतना अनुशासित नहीं कर पा रहा है तो हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? इस देश में अभी इतने जनसभाएं हो रही हैं, इतनी पब्लिक रैलियां हो रही है, क्या हर जनसभाओं में हर व्यक्ति पे एक पुलिसिंग वहां बैठा दे? तो आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं है, लेकिन दावा है कि आपकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गजब का दावा है भाई। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी आपके पास आते हैं। आरक्षण पर बहस है, लोकतंत्र खतरे में, इसको लेकर बहस है, लेकिन उंगलियां तो आप लोगों के ऊपर उठ रही हैं कि आप देखिए अभी बाइट भी चल रही है, दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। देंगे कहां से? 50% का कैप भी लगा हुआ है। निखिल जी देखिए, हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उसको जान तो रहे हैं, लेकिन जानबूझ के भी उसे बताना नहीं चाह रहे हैं। मंडल आयोग की सिफारिश में 7,000 से ऊपर जातियां को चिन्हित किया गया था पिछड़े वर्ग के रूप में, और उसमें मुस्लिम की भी जातियां शामिल थी शुरुआत से ही। और मंडल आयोग की सिफारिशें तो चलिए 90 के दशक में लागू होती हैं। बिहार में जिनको कर्पूरी ठाकुर जी को जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, 60 के दशक में ही जो वहां पे ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था,
उसमें मुस्लिम समुदाय को आरक्षण जो है कि उसी समय कर्पूरी ठाकुर ने दे दिया था। तो अब तो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कर्पूरी जी को जो उन्होंने नहीं तो उसी तर्ज भारत पर है रत्न क्या दिया ये था, जो उसे हटा कर्नाटक ले। में जिस तरह से सभी मुस्लिम जातियों को दे दिया गया था, ये क्या उसी तर्ज पे चाह रहे हैं? नहीं, उस तरह पे अगर कहीं पे अगर किसी सरकार को लग रही है कि यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किस संकेतकों के आधार पे होता है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, ये 3 संकेतक हैं। और उन 3 संकेतक के आधार पे जो जातियां आती हैं उसमें उन्हें मिलता है। प्रधानमंत्री तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी नाम ले रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण संभव ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री जहां के गुजरात के जो है कि मुख्यमंत्री रहे थे, तो 90 के दशक से वहां पे भी जो है कि मुस्लिमों को पहले से आरक्षण मिल रहा है। नहीं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे कांग्रेस का स्टैंड बताइए। क्या वो कह रही है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसी में मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे? कांग्रेस का स्टैंड मुस्लिमों को लेकर स्पेसिफिक है ही नहीं इस पूरे मामले पे। वो तो जो रूल्स रेगुलेशन से पहले से बने हैं, हमने सुनी अभी वो 11-12 साल पुराना बाइट खुद प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड इस मामले पे पहले से यही चीज रहा है कि जो नियमानुकूल जिसका जो आरक्षण का हक है उन्हें वो आरक्षण का हक मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जो तमाम जो 400 सीटें पाने का मामला है, और अनंत हेगड़े जी ने जो बयान दिया, अयोध्या के लल्लू सिंह ने बयान दिया, यहाँ पे फिर जो है कि राजस्थान से कई इनके जो उम्मीदवारों ने बयान दिया, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं कि भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बड़े फेरबदल करने हैं। क्या फेरबदल कर देंगे आपके मुताबिक क्या फेरबदल कर देंगे? क्या इमरजेंसी लागू करेंगे? मतलब क्या लग रहा है आपको? नहीं, इमरजेंसी लागू करने की स्थितियां नहीं दिख रही, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं पहले से दबाव में है। लग रहा है कि कहीं क्या आरक्षण के ऊपर खतरा उत्पन्न होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा से आरक्षण विरोधी रवैया लगातार रहा कह है। रहे हैं कि हम आरक्षण को नहीं बदलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेंगे। मतलब बस ये तो कपोल कल्पना वाली बात हुई ना कि वो ऐसा कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं इसका कोई आधार नहीं है। बस एक लाइन में कहूंगा जी, पूरे 10 वर्षों में अभी भी केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का बड़ा सा हिस्सा है। तमाम जगह वैकेंसी नहीं भर रहे हैं, परीक्षाएं लेते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। जब सरकारी नौकरियों के भर्ती भरे ही नहीं जाएंगे तो आरक्षण कैसे लागू होंगे? प्रथम दृष्टिया यही एक शक है कांग्रेस पार्टी का कि क्या इन भर्तियों को इसलिए टाला जा रहा है कि आप आरक्षण लागू करने के लिए गंभीर नहीं है। राहुल गांधी ने कई बार इस मामले को उठाया है। ठीक है, चलिए विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई रिक्तियां इसलिए है क्योंकि आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, और आरक्षण पर आपने सुना ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी संविधान बदल देगी क्योंकि 400 सीट लाना चाहती है। देखिए राहुल लाल जी को मैं बताना चाहता हूं, तथ्य के आधार पर बात करते हैं। आप राहुल लाल जी बताइए कि अभी हमारी जो 2019 में कितनी सीटें आई थी एनडीए के साथ? 350 के आसपास हमारी सीटें आई थी। किसी ने संविधान को हाथ लगाया क्या? बिहार में भी आपने यही नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी जब बिहार के इलेक्शन थे 2017 में कि ये आरक्षण को बदल देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उन्होंने 10 बार आके टीवी के ऊपर बोला है कि अगर बाबा साहब भी अब नीचे आ जाए तो संविधान को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये हिस्ट्री किसकी रही है संविधान बदलने की? ये इतिहास को आप देख लेंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं, संविधान बदला है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की है और संविधान को निलंबित किया है। किस तरह से राजनीतिक विरोधियों को जेल में भिजवाया, पत्रकारों को जेल में भिजवाया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये बात कहते हैं कि मुस्लिमों को पहले ही मिल रहा है। हम धर्म के आधार पर किसी भी तरह से आरक्षण देने के विरोधी हैं। आप मुस्लिम वर्ड क्यों बोलते हो? आप ईसाई वर्ड क्यों नहीं बोलते? सिख वर्ड क्यों नहीं बोलते? आप जैन वर्ड क्यों नहीं बोलते? आप बौद्ध धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप केवल मुसलमानों के बारे में क्यों बोलते हो? आपके प्रधानमंत्री जयपुर में जहां इसी बात की थी मीटिंग थी, उसमें बोलते हैं कि माइनॉरिटी स्पेशल, फिर विशेषकर मुसलमान क्यों बोलते हैं? आपके राहुल गांधी जी, मान लिया चलो उनको पुराना है, तो पुराने से क्या हो जाता है कि आदमी की क्या कोई नीति बदल जाती है, नीयत बदल जाती है? या देश के सामने आके बोलें, कहीं भी मेरे से गलती होगी थी, वो मेरी विचारधारा थी, अब मैंने विचारधारा अपनी चेंज कर ली है। तो इनका जो है नीति और नियत साफ स्पष्ट आती है कि ये मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक नहीं 10 उदाहरण है इनकी। सोनिया गांधी एनएसी की चेयरमैन बन जाती है, जो पावरफुल होता है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा, और वो किस तरह से एक बिल लाने की कोशिश करती है और उस बिल को किस तरह से हमने विरोध किया था और किस तरह से हमने रुकवाने का काम किया था। नहीं तो वो देश का किस तरह से दूसरा बंटवारा करते। जवाहरलाल नेहरू जी देश में जो कमेटी थी
उसके मेंबर थे, 3 मेंबर थे, जिन्ना था, नेहरू जी थे, एक और थे, उस कमेटी के मेंबर थे, जिससे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। तो आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी जी स्पेशल उसमें सेकुलरिज्म का वर्ड जोड़ती है। तो इतने सारे आप देखो, 400 सीटें राजीव गांधी जी की आई थी, तो उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया उन सीटों का कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देते हो। वो गुजारा भत्ता जो मेरी मुस्लिम बहन थी, उसको किस तरह से अपने हकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आपने कितने बार बदल दिया? राहुल जी सुनिए, राहुल जी आपके बीच में कोई बोला क्या? आप ना मैंने तो खत्म कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, आप याद रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। जो है आप इस तरह का अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको तथ्य, अब आपने सरकारी नौकरी की, ये कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं भरी जाएंगे तो आरक्षण कहां से लागू होगा। मैं इनको चुनौती देता हूं, इनके राज में 10 साल में 6 लाख सरकारी नौकरी लगी, हमारे राज में 18 लाख सरकारी नौकरी लगी। तो किसने कम सरकारी नौकरी देने का काम किया? तो आप पढ़ के आइए, तैयारी करके आइए, तथ्य के आधार पर बात कीजिए। ठीक है राहुल लाल जी, आपके पास आएंगे, लेकिन जो पॉइंट्स रेज किए गए, हमने कहा नौकरी नहीं भरी, आपसे 3 गुना से ज्यादा हमने नौकरी दी है। तो रोजगार मेले पे रोजगार मेला लगातार हो रहा है, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा है राहुल लाल जी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक मिनट आपकी सोनिया गांधी कैसे उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए रात भर रोई थी? आपके ही नेता ने बताया था कि वो पूरी रात भर नहीं रोई। किस तरह से आपका स्टैंड साफ नहीं है 370 के आधार पे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप सीएए पे अभी बताइए टीवी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी का क्या वो उसके ऊपर दृष्टिकोण है, वो आप नहीं बताओगे। आप खुद कहते हैं, आपके नेता कहते हैं हम सीए नहीं। तो ये सारी चीजें एक चीज नहीं है, ये देश की जनता सब देख रही है, इसीलिए बार बार हमारे को मौका दे रही है। हम गरीब के, जनता के, आदिवासी के, गरीब और नारी के, युवा के, ठीक है, आप ये लगाइए, कोई किसान के कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है जिसकी हमने सेवा ना की हो। आप युवराज हो, आपका पॉइंट आ गया विजय जी, मानसिकता की बीमारी बताते हो। ठीक है विजय जी, आपको पॉइंट आ गया। मैं इससे पहले कि राहुल लाल जी आपके पास आऊं, आपके पास बहुत सारी चीजें हो गई हैं जिनका आप जवाब देंगे। मैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा के पास आऊंगा। विनोद जी, एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आता है और शायद बहुत सारे लोगों को आता है, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी डाला है, कि ये बार बार कह रहे हैं कि जी इंडी गठबंधन के लोग और जो सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन इस जीत के दावे के दौरान में वो ये नहीं बताते कि हम कितनी सीटें पाएंगे। 400 वो नहीं पाएंगे ये बताते हैं। ये किस तरह की सियासत है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि अब ये देखिए कि 5वें चरण के मतदान के बाद कम से कम अब सारी पॉलिटिकल पार्टियों में एक असेसमेंट का तो दौर शुरू ही हो गया है। और जो आप अगर इस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप बिहार के दौरे में जब आप देख रहे थे चंपारण में, और वो जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि कैसे इंडी गठबंधन का पे पस्त होती हुई दिख रही है पूरी पार्टियां, तो उसके साथ में वो इस बात को बता रहे हैं कि हम इतने सीटें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज के बाद से 5वें फेज तक का हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब सवाल है कि ये नंबर अपना नहीं बताते। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें जब वो बता रहे थे तो वो बीजेपी का तो नंबर दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल बीजेपी का तो नंबर देते हैं, लेकिन अपना जो 22-23 सीटें वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा किया उसका नंबर नहीं बताते कि वो कितनी सीटें पे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल लाल जी, जब इतना ही आपकी बड़ी तैयारी थी पार्टी के, पूरे देश में 300 साढ़े 300 कैंडिडेट आप लड़ा रहे हैं और आपकी तैयारी यही थी कि आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे लोएस्ट है ये सीटों पे जो कैंडिडेचर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आपके जिस तरह से 3-4 आप जगह पे देख लें, पुरी देख लें, इंदौर देख लें, सूरत देख लें, आपके कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं थे। तो मैदान में तो आपके योद्धा इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव का फुटेज अभी थोड़ी देर पहले देखा ही कि वो किस तरह से वहाँ एक भगदड़ मचती है और सारे कार्यकर्ता मंच पर आने के लिए उत्साहित दिखते हैं और इसको आप जोश बताते हैं। हम एक अलग बात कह रहे हैं कि ये देश जो है वो सिर्फ एक नैरेटिव से नहीं चलता, वो ये देश कम से कम ये एक इकोसिस्टम जो एक फ्रेम बनाता है उससे नहीं चलता। ये देश ये समझने की जरूरत है। आप एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर सिर्फ एक वीडियो संदेश होता है। कोई ये नहीं पूछता कि ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है भाई, लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि पीएम मोदी इंटरव्यू नहीं दे रहे। आज की तारीख में कि पीएम मोदी ने कम से कम आप सोच लीजिए 50 से ज्यादा मीडिया हाउसेज को, प्रिंट से लेके चैनल को इंटरव्यू दिया है
और सबने अपने अपने तरीके से सवाल रखा है और पीएम ने हड़ का जवाब दिया है। लेकिन आपकी शिकायत है राहुल गांधी क्यों नहीं मीडिया के सामने में है, क्यों सिर्फ एक वीडियो संदेश उनका आ रहा है, ये पूछने वाला नहीं है। तो ये पूरा इकोसिस्टम को लेके जो परसेप्शन की सियासत थी उसको इस दौर में, इस इलेक्शन में एक बखूबी से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको लेके लोगों के बीच में गए हैं और जनता के साथ में संवाद करने का आप ये दौर जो है उसमें देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक कम से कम 80 से ज्यादा बड़ी रैलियां की है, दर्जनों रोड शो किए हैं। आप कौन सा ऐसा नेता आप गिना लीजिए इंडिया गठबंधन में जिनका इतना बड़ा रोड शो कैंपेन, इतनी बड़ी रैलियां आपने इस दौर में देखा हो। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे आप संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वीडियो आप मैसेज भेज के, बाइट भेज के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इंडिया गठबंधन मुकाबले में है, कांटे की टक्कर हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इसलिए आप नंबर नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ आप बीजेपी का नंबर बताते हैं, एनडीए का नंबर बताते हैं। ठीक है, ये जवाब जो है राहुल लाल जी दे दें कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, उनके नेता तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने कुछ विश्लेषण जरूर किया होगा। तो एक तो ये कम से कम, और उन लोगों को भी बताइए कि कुछ नंबर दिया करें, ताकि ये जिसको कहते हैं कि चिकोटी काट के भाग जाएंगे लेकिन खुद नहीं बताएंगे, कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। क्या कहेंगे राहुल लाल जी आप? देखिए, दो तीन चीज की, नंबर का मामला कहां से आ रहा है? जब प्रधानमंत्री 400 पार सीटों का जब वो दावा कर रहे हैं तो फिर तब तमाम राजनीतिक पंडितों हर कोई अपनी व्याख्या करता है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं, ये मामला चर्चा का विषय बन जा रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो उनको कितनी मिल रही है इसका आकलन कर लेते होंगे, तो अपने को कितनी पा रहे हैं ये भी तो आकलन होता होगा। देखिए एक साथ दो या तो सरकार में जो है कि एनडीए की सरकार बनेगी या तो इंडिया की बनेगी, एक साथ दोनों गठबंधनों की सरकार तो बनेगी नहीं। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है तो स्पष्ट तौर पे फिर तब अंदेशा ये है कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अब देखिए, दरअसल वो ये भी कहते हुए कोई नहीं दिख रहा है, ये भी आप समझिए। मैं आप बताइए, आप पूरी मीडिया छान लीजिए और आप देखिए कि वो ये भी कहते नहीं दिख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, एनडीए सरकार नहीं बनाएगी। अभी अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हम 79 सीटें दे रहे थे बीजेपी को, अब वो कह रहे हैं हम 80 सीटें जीतेंगे। मतलब उनकी दया प्राप्त से एक सीट जो दे रहे थे वो भी उन्होंने वापस ले ली है। तो ये किस तरह के दावे हैं, और क्या ये दावे आपको लगता है कि इस तरह से पब्लिक इसको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है? पब्लिक जान रही है कि देखिए वो दावा नहीं है, वो व्यंग है। देखिए 400 लोकसभा सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का भी, वो भी उसको भी पब्लिक जान रही है। और कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी कह दे या फिर भारतीय जनता पार्टी कह दे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम ही जीत रहे हैं, तो वो देखिए राजनीतिक पार्टियां वो दावा करती हैं, किस आधार पर करती हैं, हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो अभी एक सवाल जो अभी उठाया है यहाँ पे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े जो है कि रैलियां इतनी ज्यादा की, इंडिया गठबंधन में किसने रैली की? देश की जनता ये भी जान रही है कि क्या विपक्ष को इक्वल प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है? कांग्रेस के जो है कि तमाम खाते अभी भी नहीं खुले हुए हैं, तो भारी आर्थिक संकट के बीच में कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया आपके पॉइंट को। बीजेपी प्रवक्ता के खाली बस 2-3 पॉइंट का एक बहुत जल्दी में, मेरे पास समय बहुत कम है जी। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई संविधान में तो उस समय जब 400 सीटें प्राप्त हुई जब राजीव गांधी को, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला गया। मैं मानता हूं कि वो राजीव गांधी का जो निर्णय था सही निर्णय नहीं था, नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े निर्णयों को बदला, चाहे वो दिल्ली सरकार के संदर्भ में हम लोग देखें, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में देखें। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान गलत नैरेटिव मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को सरकार ने नहीं पलटा है। नहीं, मैं विजय शर्मा जी को जोड़ना चाहूंगा इसमें। मैं विजय शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। विजय, ठीक है, विजय आपने एक पॉइंट रेज किया, विजय शर्मा जी जवाब दे देंगे जी। राहुल लाल जी, मैं चुनौती देता हूं, एक आदेश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का बदला हो बीजेपी ने। आप बिल्कुल, मैं भी बता देता हूं ना। दिल्ली सरकार के शक्तियों को लेके जो पूरा उन्होंने बंटवारा किया था कि उपराज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी और दिल्ली सरकार की क्या शक्ति होगी, लेकिन उसको आपने कानून बना के बदल लिया उसको। तो वो अब ये चीजें सरकारें करती है। राहुल लाल जी, वो आदेश बदलना नहीं हुआ, वो हम कानून लेकर आए थे। हमने आदेश को नहीं पलटा, हमने आदेश पे प्रतिबंध नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमारे को संसद को अधिकार है कानून बनाने का।
वही अधिकार तो चलिए वही तो उसके चलिए ऊपर चलिए सवाल खड़े इस होंगे बहस में ना। हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप इस बहस की दिशा को कहीं और लेकर जाएं। अब फिलहाल चर्चा को हम विराम लेकिन देंगे। मैं सिर्फ एक जवाब देता जी, हूं, जी, थोड़ा सा जी। कंफ्यूजन रह गया। राहुल लाल जी, देखिए हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, कोई एक चीज कोई आप अगर तर्क से आते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन आप अगर किसी फेक न्यूज लेके आते हैं तो ये हम लोगों की मजबूरी होती है कि उस चीज को बताएं। आप जब ने इलेक्शन कमीशन की बात कही थी तो इलेक्शन कमीशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो कानून बनाने के लिए था, जिसको मोदी सरकार ने कानून बना के इलेक्शन कमीशन में तीनों कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए व्यवस्था की थी। आप ये राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं, तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी आप एक तरह से ब्लेम करते हुए दिखते हैं, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट पे भी ब्लेम करते हुए दिखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे करने का आपका अधिकार है। तो इन सारी चीजों का मतलब आप अगर पॉलिटिकल नैरेटिव से कहेंगे तो उस फेक न्यूज के लिए कम से कम हम लोगों को जवाब देने के लिए आप मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जो आपने सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया, मुझे लगता है राहुल लाल जी भी इस चीज को जानते हैं, राहुल गांधी भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप लोग इस एजेंडे को लेकर आते हैं। विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय शर्मा जी, हम इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज बहुत जल्दी से कुछ अपनी बात कह लीजिए। जी राहुल लाल जी, मुझे बताइए, आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हो। आज चुनाव आयोग कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको भी भागीदारी का मौका दिया है। प्रधानमंत्री लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा। सुनिए, देखिए आपकी लड़ाई है अब की बार 40 पार, हमारी लड़ाई है अब की बार 400 पार। तो आप वो तो 40 पार की चलिए, लड़ाई वो लड़ रहे 4 हैं। जून तय होगा। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। करते हैं। राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया, विजय शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। 40 और 400 कौन जाता है ये देखने की बात होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो जरूर मुझको समझ में आती है कि जो 60-70 सीटों के लिए लड़ रहा है, या कम से कम ये कहता है कि भाई पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 64 सीटें मिली थी, वो अगर 80 के दावे करे तो समझ में आता है। लेकिन जिसको 5 सीटें मिली थी वो कहे कि हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे, तो दावे में ज़रूर एक बार सोचना पड़ता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे दिल्ली की सियासत की, और किस तरह से जो वहाँ पर शराब घोटाले के साथ साथ अब एक दूसरे नए भ्रष्टाचार की भी एक झलक मिल रही है। क्या है वो, ब्रेक के बाद।